रूस ने अपने ही क्षेत्र पर 4 साल तक एक अदृश्य दीवार बनाई। परत दर परत रक्षा प्रणाली बनाई गई, जिसका एक ही मकसद था, यूक्रेनी ड्रोन को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिरा देना। ये 4 साल रडारों, मिसाइलों, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और आखिर में जमीन पर फैले हार्ड मास के लोगों के सहारे गुजरे। और फिर पिछले साल मई की एक रात कब्जे वाले क्रीमिया के ऊपर एक सस्ता ड्रोन ने ऐसा काम किया जिसने इस पूरी दीवार को ढहा दिया। ड्रोन ने अपेक्षित व्यवहार नहीं दिखाया, न रास्ता बदला, न भागा, बल्कि पलटकर हमला कर दिया। एक पल के लिए सोचिए, यह कितना बड़ा है। एक तरफ एक सैन्य महाशक्ति है जिसने 4 साल और अरबों डॉलर खर्च करके दुनिया की सबसे घनी एंटी ड्रोन रक्षा प्रणाली बनाई। दूसरी तरफ एक ड्रोन है जिसकी कीमत आम कार से भी कम है और जो 1940 के दशक के रॉकेट ले जा रहा है। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की। और ये पुराना हथियार दुनिया की सबसे महंगी रक्षा प्रणाली को भेद रहा है। यही वह रक्षा प्रणाली है जिसमें भरपूर रडार, मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की सुविधाएं हैं। जब आप समझेंगे कि यह रूसी रक्षा प्रणाली को कैसे भेदता है, तो आपको लगेगा कि पुतिन को चिंता करनी चाहिए। आइए उस दृश्य से शुरू करते हैं जिसने सब कुछ शुरू किया। पिछले साल 12 मई को खुले स्रोत के विश्लेषकों ने अधिकृत क्रीमिया के ऊपर रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो फैलाया। यूक्रेनी लंबी दूरी का ड्रोन आसमान में उड़ता है। और वो कुछ ऐसा करता है जो पहले इस तरह के किसी हमलावर ड्रोन ने नहीं किया था। वह पंख के नीचे से रॉकेट छोड़ता है जो जमीन पर रूसी लक्ष्य की ओर जाता है, फिर मुख्य मिशन के लिए उड़ता रहता है। उसने रास्ते में हमला किया और आगे बढ़ गया। जिसने भी देखा समझ गया कि इसका युद्ध पर असर होगा। और इसी वजह से अभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो बताता है कि इस सीन ने रूसी कमांड की नींद क्यों उड़ा दी। जो तस्वीरें लीक हुई वो रूसी स्रोतों से आई थी और रॉकेट्स की पहचान वाली निशानियां छुपा दी गई थी। यूक्रेनी रक्षा विश्लेषण ने केवल सुझाव दिया कि ये पुराने सोवियत रॉकेट है, लेकिन इसकी पक्की पुष्टि नहीं हुई। कुछ दिन बाद यूक्रेन की अनमेन्ड सिस्टम्स फोर्सेस के कमांडर रॉबर्ट ब्राउदी, कोडनेम माडेयर, ने ड्रोन से रॉकेट हमलों के वीडियो जारी किए। इस अवधारणा का खुलासा हो गया था, लेकिन एक बात समझना बाकी थी। रॉकेट कौन सा था नहीं, बल्कि वह कहां से आया था। और यहीं पर हैरानी होती है, यह हथियार बिल्कुल नया नहीं है। यह उन ज्यादातर लोगों से भी पुराना है जो ये वीडियो देख रहे हैं। यह S5 है, एक बिना मार्गदर्शन वाला 57 मिलीमीटर का रॉकेट जिसकी उत्पत्ति 1946 से जुड़ी है, जब सोवियत इंजीनियरों ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में पकड़े गए जर्मन रॉकेटों का अध्ययन करना शुरू किया था। इसे असली हथियार बनने में कई साल लग गए। यह सेवा में केवल 50 के दशक के मध्य में ही आया और इसका जन्म आज की तुलना में पूरी तरह अलग उद्देश्य के लिए हुआ था, बम वर्षक विमानों के दस्तों को गिराने के लिए, जिसे जेट लड़ाकू विमानों से दागा जाता था। बाद में ये सोवियत वायुसेना का समर्थन हथियार बना और अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ, जहां इसकी सटीकता पर सवाल उठे। गोली चलाने के बाद ये इतना फैलता था कि पायलट कहते थे ये दुश्मन को डराने के अलावा ज्यादा काम का नहीं। इसका बड़ा भाई S8 80 मिलीमीटर का 80 के दशक में सेवा में आया, जिसमें कहीं ज्यादा ताकतवर वारहेड था। इसकी एक वेरिएंट ठोस स्टील की 4 उंगलियों जितनी मोटी बख्तरबंदी को भेद सकती है। ये पुराने सस्ते हथियार हैं, एक ऐसे दौर के जो खत्म हो चुका था। तो इतना पुराना रॉकेट क्यों फिर से इस्तेमाल हो रहा है? जवाब, खैर ये जितना रोमांटिक लगता है उतना है नहीं। निर्माता के मुख्य डिजाइनर के अनुसार बदलाव की एक वजह बस अतिरिक्त माल था। यूक्रेन के पास इन रॉकेट्स का बहुत बड़ा स्टॉक बचा हुआ था जो बिना इस्तेमाल के पड़े थे। यह कोई खास बुद्धिमानी नहीं थी, बस गोदाम में बेकार गोला बारूद देखकर सवाल करना था।
अगर हम इसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका निकालें? असल बात रॉकेट में नहीं, बल्कि ये है कि वो कहाँ पहुंचा। यूक्रेन के पास ये रॉकेट युद्ध की शुरुआत से थे और वे इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। आक्रमण की शुरुआत में यूक्रेनी विमानों और हेलीकॉप्टरों ने पूर्वी यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर पारंपरिक तरीके से रॉकेट दागे, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। एक अनगाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल करने के लिए विमान को लक्ष्य के करीब जाना पड़ता है, और यूक्रेन के आसमान में करीब जाना मतलब था रूसी पैंट्सिर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, कंधे से दागे जाने वाले पोर्टेबल मिसाइल, टोर और बुक सिस्टम की रेंज में आना। यानी हथियार तो था, पर जो प्लेटफॉर्म उसे ले जा सकता था उसे रास्ते में ही गिरा दिया जाता था। रॉकेट किसी ऐसी चीज का इंतजार करता रहा जो बिना मरे पास आ सके, और वो चीज कोई पायलट वाला विमान नहीं, बल्कि सस्ता डिस्पोजेबल ड्रोन होता, जिसके गिरने पर किसी को दुख नहीं होता। इस आइडिया को याद रखो, क्योंकि यही आगे आने वाली हर चीज की कुंजी है। अब जो आने वाला है वही सबसे जरूरी है। ये रूस के लिए खास तौर पर इतना विनाशकारी क्यों है? समझने के लिए हमें रूस की बनाई सीढ़ी पर चढ़कर देखना होगा कि हर सीढ़ी कैसे टूटी। पहला कदम था इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। रूस ने आधुनिक इतिहास का सबसे घना इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप वातावरण तैयार किया, जिसे यूक्रेनी ड्रोन को अंधा करने, सैटेलाइट से मिलने वाले पोजीशन सिग्नल को गड़बड़ाने, ऑपरेटर द्वारा ड्रोन उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो को काटने और सेंसर को जाम करने के लिए बनाया गया था। कुछ समय के लिए यह कारगर रहा। ड्रोन उड़ान में वीडियो सिग्नल खोकर गिर जाते थे। यूक्रेनी प्रतिक्रिया लगभग जुगाड़ू थी। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन रेडियो की बजाय इंसानी बाल से भी पतले तार का इस्तेमाल करता है, जो उड़ान के दौरान ड्रोन के पीछे खुलता जाता है और कमांड व इमेज को लाइट पल्स के रूप में भेजता है। रेडियो सिग्नल न होने से कोई बाधा नहीं डाल सकता। ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक तूफान के बीच ऐसे निकल जाता है जैसे वो है ही नहीं। पहला चरण निष्क्रिय कर दिया गया है। दूसरा चरण मिसाइलें थी। पैंट्सिर जैसे सिस्टम, एक ट्रक पर मोबाइल प्लेटफॉर्म, जिसे रूस दुनिया में नीची उड़ान भरने वाले ड्रोन मार गिराने के लिए सबसे बेहतरीन सिस्टम बताता था। समस्या यह है कि पैंट्सिर को बड़े और ऊंचे लक्ष्यों के लिए बनाया गया था। छोटे, सस्ते और रडार पर लगभग अदृश्य ड्रोन के खिलाफ ये बहुत महंगा और अप्रभावी साबित हुआ, और आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बयां करते हैं। सिर्फ पिछले साल ही यूक्रेन का दावा है कि उसने 136 से अधिक रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। कुछ रिपोर्टों में संख्या 170 बताई गई है। एक स्वतंत्र समूह जो केवल उन्हीं चीजों की गिनती करता है जिन्हें तस्वीरों से पुष्टि किया जा सकता है, दर्जनों पैंट्सिर के नष्ट होने की पुष्टि करता है। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी भंडार का लगभग आधा हिस्सा खत्म कर दिया है। लेकिन ध्यान दे कि खुद रूस ने क्या करना शुरू किया है। रूस ने अब गोदाम से 50 साल पुराने सोवियत रडार जैसे कि P-18 निकालना शुरू कर दिया है, और अनुकूलित मिसाइलों के साथ सिस्टम को तुरंत तैयार करना शुरू कर दिया है। मद्यर ने खुद बताया कि इन रडारों में से एक इतना पुराने ट्रक पर लगाया गया था कि वह उसे मुश्किल से पहचान पाए। एक रूसी सैन्य ब्लॉगर ने सच्चाई मानी। मिसाइल बनाना। पैंट्सिर इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि उतनी तेजी से बनाना मुमकिन नहीं है। दूसरा चरण गिर रहा है, और फिर हम आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं। महंगी तकनीक असफल होने पर रूस ने साधारण उपाय अपनाए। अगर रडार और मिसाइलें ड्रोन न रोके तो जमीन पर लोग तैनात करो ताकि वे उसे देखकर गिरा सके। मोबाइल फायरिंग दल बनाए गए। छोटी छोटी टीमें ड्रोन के आने के रास्तों पर तैनात की गईं, जो मशीन गनों से लैस थीं, लेकिन ज्यादातर के पास थर्मल साइट वाली राइफलें और स्नाइपर राइफलें भी थीं, ताकि वे अंधेरे में भी देख सके। ये शिकारी है। ठंड में लेटे हुए आदमी रात के आसमान पर नजरें गड़ाए हुए, एक ऐसी साइट के जरिए जो गर्मी को तस्वीर में बदल देती है।
ड्रोन के इंजन के गर्म बिंदु के दिखने का इंतजार कर रहे हैं। ये सबसे आदिम रक्षा थी और क्योंकि ये आदिम थी, इसे हराना भी सबसे मुश्किल था। आखिरकार एक आदमी को राइफल से नहीं जोड़ा जा सकता। ये रूस की एकमात्र चीज थी जो अब भी कायम थी, और ठीक यही चीज अब गिर रही है। ये जानने के लिए कि वो क्यों गिर रही है, आपको वो फर्क देखना होगा जो सब बदलता है। ध्यान दो, सभी पिछली यूक्रेनी अनुकूलन ड्रोन को बचा लेती थी। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन अदृश्य होकर निकलता है, जबकि सिग्नल जाने पर अन्य ड्रोन गिर जाते हैं। तर्क हमेशा रक्षा से बचने का ही रहा है। रॉकेट से लैस ड्रोन पहली बार इस तर्क को उलट देता है। वह शिकारी से नहीं भागता। जब वो रास्ते में रूसी टीम से मिलता है तो वो जमीनी सैनिकों को निशाना बनाने के लिए बनाए गए रॉकेट दागता है और वह लक्ष्य की ओर बढ़ता है। फर्क बहुत बड़ा है और यह सीधा है। एक गड़बड़ाया हुआ ड्रोन गिरता है, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। हथियारबंद ड्रोन पलटवार करता है, ये कोई संयोग नहीं। खुद कमांडर माद्यार ने साफ साफ कहा कि ये ड्रोन खास तौर पर उन मोबाइल ग्रुप्स के लिए बनाए गए हैं जिनके पास पोर्टेबल मिसाइलें और मशीन गनें हैं, जो रूसी वायु रक्षा की सुरक्षा करते हैं। रूसी रक्षा की आखिरी परत इंसानों के कारण थी, जिन्हें हैक नहीं किया जा सकता लेकिन निशाना बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि ये सब यहीं आकर जुड़ जाता है। रूस ने एक हथियार छोड़कर उससे बेहतर दूसरा हथियार नहीं अपनाया। उसके पास अगली परत ही नहीं बची। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स और मिसाइलें खर्च की, अपने लोगों पर दांव लगाया, और अब वे भी गोलियों की चपेट में हैं। अब इसके नीचे अब कोई और परत नहीं बची। और यहाँ मुद्दा जरूरी नहीं कि रूसी टीम को खत्म करना ही हो। उन्हें झुकने को मजबूर करना ही काफी है। उन्हें अपनी जगह बदलने के लिए मजबूर करना, इतना समय काम रोकना कि बाकी ड्रोन आगे बढ़ सके। अब तक यूक्रेन के गहरे हमले हमेशा दूरी से कम और मोर्चे की लाइन और लक्ष्य के बीच की रक्षा पंक्तियों से ज्यादा सीमित रहे हैं। हर ड्रोन जो उस गलियारे से गुजरता है वह एक ऑपरेशन है। सशस्त्र ड्रोन पूरी समस्या नहीं सुलझाता, लेकिन हर पार की लागत घटाता है। यह काम करता है। तुरंत साफ हो गया। 17 मई को खुद यूक्रेन ने ऐसे ही एक ड्रोन का वीडियो जारी किया, जिसमें वह क्रीमिया के कब्जे वाले क्षेत्र में काले सागर की रूसी नौसेना के रणनीतिक संचार केंद्र को निशाना बनाता है। सुरक्षित सैन्य ढांचा, जिसे अब एक ऐसे ड्रोन ने निशाना बनाया है जो रास्ता बनाने के लिए रॉकेट भी ले जाता है। क्या आपने सोचा है ये सब कहाँ रुकेगा? यूक्रेन पहले भी यह दृश्य दिखा चुका है। क्या आपने मगुरा के बारे में सुना है? यह नौसैनिक ड्रोन एक बोट बम के रूप में शुरू हुआ था, जिसे रूसी जहाजों से टकराने के लिए डिजाइन किया गया था। रूस ने जवाब में हेलीकॉप्टर भेजे ताकि वे नावों को पहुंचने से पहले ही पकड़ सके। यूक्रेन की प्रतिक्रिया ये थी कि उन्होंने अपनी नाव को एयर टू एयर मिसाइलों से लैस कर दिया। और 2024 के अंत में यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि उन्होंने इन नावों में से एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हाँ, एक नाव ने एक विमान को गिरा दिया। ये इतना बड़ा झटका था कि रूस ने लगभग हेलीकॉप्टर भेजना बंद कर दिया इन ड्रोन को पकड़ने के लिए, और अब वे सिर्फ तेज फाइटर जेट्स पर निर्भर हो गए। फिर आया नाव का नया वर्जन, जिसमें ताकतवर मिसाइलें थीं, जिसने अगले साल 2 रूसी फाइटर जेट्स गिरा दिए। ये वही तर्क है जो रॉकेट वाले ड्रोन का है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका एक ही मकसद है, जो एक खास रक्षा प्रणाली से टकराता है और उसे हराने के लिए बिल्कुल वही हथियार हासिल कर लेता है, बिना अपनी असली भूमिका खोए। यूक्रेनी रक्षा हलकों में पहले से ही चर्चा हो रही है कि अगला कदम यह है कि अनगाइडेड रॉकेट की जगह गाइडेड रॉकेट लगाया जाए, जो चलती हुई लक्ष्यों का पीछा कर सके। यहां मामला रॉकेट ड्रोन से भी बड़ा हो जाता है। ध्यान दें कि इन 4 वर्षों में वास्तव में क्या हुआ। 2022 में रूस ही आगे था। रूस ने सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का इस्तेमाल किया था और यूक्रेन ने 1 महीने में उसकी नकल कर ली। रूस ने ही ड्रोन के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध
विकसित किया था, तकनीकी बढ़त उसी के पास थी। लेकिन अब बढ़त दूसरी तरफ चली गई है। आज यूक्रेन नया लॉन्चर दिखाता है, रूस उसे मैदान में जल्द ढूंढ लेता है, लेकिन अब वह उतनी तेजी से जवाब नहीं दे पा रहा। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही असली समस्या है जो सबके नीचे छुपी हुई है, क्योंकि ऐसी जंग में तकनीकी बढ़त कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास हमेशा रहे। ये तो बस उधार की चीज है। जो आज आगे है वो कल पीछे भी हो सकता है। और फैसला इस बात से नहीं होता कि किसके पास सबसे अच्छा उपकरण है। फैसला इस बात से होता है कि कौन सबसे जल्दी खुद को ढाल लेता है। रूसी दीवार इसलिए नहीं गिरी क्योंकि यूक्रेन ने कोई जादुई हथियार बना लिया। वो इसलिए गिरी क्योंकि यूक्रेन ने हर परत को उसी रफ्तार से तोड़ा जिस रफ्तार से रूस उसे खड़ा कर पा रहा था, और फिर उससे भी तेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, रूस ने अपने सभी पत्ते चला दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइलें, जमीन पर सैनिक, और अब उसके पास कोई और चाल बाकी नहीं बची थी। हर नया समाधान पहचाना गया, उसकी नकल की गई और उससे भी बेहतर तरीका अपनाया गया, इससे पहले कि वह पूरी फ्रंट लाइन पर फैल पाता। ये दौड़ यही नहीं रुकेगी। अगली पीढ़ी के ड्रोन पहले से डिजाइन हो रहे हैं। हम यहाँ रहेंगे ताकि आपको सब दिखा सके। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे कुछ मिस न हो, क्योंकि अगर इस युद्ध से कोई सबक मिलता है तो वो ये है कि अगला कदम उठने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और यही हमें उस सवाल पर ले आता है जो शायद इस संघर्ष के बाकी हिस्से का फैसला करेगा, और शायद इस सदी के बाकी युद्धों का भी। क्या आज सबसे तेज नवाचार करने वाला युद्ध जीतता है? जवाब कमेंट्स में दे। अगले वीडियो तक अलविदा।